मैंने कुछ नहीं कहा इसलिए मैं बच गया, मैं कुछ नहीं बना तो बच गया। तो इंसान बनना ही जो सबसे बड़ी बात होती है। और जो डायलॉग यहाँ पर इस रूप में चलता है, वही डायलॉग पूरे भारत में, पूरे विश्व में चलना चाहिए। सब तक वो बात पहुँचनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। हमारे फेथ अलग हो सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पहनावा, खान पान, बोलचाल अलग हो सकता है, लेकिन हम हैं सभी एक सूत्र से बंधे हुए, और वो मानवता का सूत्र है। जो विषय था भाषाओं का, इनके बारे में मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा कि जब भी हम भाषाओं की और उसकी संस्कृति की बात करते हैं, तो आजकल भाषाओं की राजनीति जो है वो बहुत प्रभावी हुई है। मैं पंजाब में अक्सर देखता हूँ, वहीं का उदाहरण देता हूँ, लुधियाना से हूँ, तो वहाँ पर माँ बोली के नाम पर या मातृभाषा के नाम पर, मदर टंग के नाम पर पंजाबी की बात की जाती है कि पंजाबी हमारी माँ बोली है। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि पंजाबी माँ बोली जो है, उसके आगे उसके और भेद भी हैं। माझी है, मालवी है, दुआबी है, जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं पंजाबी का लेखक हूँ, ये तो मैं बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कोई कहे कि मैं माझी का लेखक हूँ, कोई दुआबी का लेखक हूँ, मैं मालवी का लेखक हूँ, पुहादी का लेखक हूँ, या मैं सराइकी का लेखक हूँ। जब तक इन छोटी डायलेक्ट्स को नहीं बचाया जाएगा, तब तक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए सही है, अगर हिंदी को बचाना है तो आपको ब्रज को बचाना होगा, अवधी को बचाना होगा, मैथिली को बचाना होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो बात चली, चाहे वो बकरवाल भाषा की बात हो, डोगरी की बात हो, कश्मीरी की बात हो, कोई भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज से तभी बच सकती है जब हम उसके डायलेक्ट्स को बचाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी जीवनी शक्ति वहीं से लेती है। कोई पौधा तभी बचेगा जब हम उसकी मिट्टी को बचाएंगे। तो मिट्टी खराब हो गई तो पौधे को जैसे चाहें आप बचाएं, नहीं बचेगा। और भाषाओं की जो मिट्टी होती है वो उसके डायलेक्ट्स हैं, जो उसकी बोलियां हैं, जो बोलियां हैं, छोटी भाषाएं, जिनसे मिलकर वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन रही है। तो चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से या कह सकते हैं संस्कृति की दृष्टि से जो डायलॉग यहाँ हुआ, या जो भाषाओं को लेकर जो डायलॉग हुआ, बहुत ही सफल और बहुत ही सार्थक है और संकीर्णता को दूर करने वाला है। और जब हम संकीर्णता को दूर कर लेंगे तभी वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और अंत में मैं एक बार फिर अपने सभी बड़ों अग्रजों को फिर से नमन करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये सब कुछ प्राप्त हुआ। वो आजकल वो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें एक होता है कि अंदर से निकलो तो इधर उधर से पानी गिरता है, कोई सूखा नहीं निकल सकता। ये एक और उदाहरण में दूं काजल की कोठरी वाला, कि अगर उसमें घुस जाओ तो काजल लगता ही लगता है। तो गुरुओं के साथ रहने का यही आनंद है। जैसे किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हैं, उसके फल भी आपको मिल रहे हैं, उसके छाया भी आपको मिल रही है। तो मेरे सिर पर तो यही है डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा और बीना जी, इनके फल, इनकी छाया मुझे लगातार मिल रही है। और अभी अभी गुरुजी की कृपा से, उनके आदेश से एक और शोध संस्थान की स्थापना की गई है, कश्फ आगमित शोध संस्थान। आप जानते हैं कि तनेजा जी की पत्रिका कश्फ है, और इन्हीं की प्रेरणा से मैं एक पत्रिका निकालता हूँ, आगमित है। उन दोनों को मिलाकर कश्फ आगमित शोध संस्थान नाम का एक सहयोगी संगठन, जो जैसे हिंदी कश्मीरी संगठन के साथ वो एक सहयोगी संगठन के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो गुरु जी की प्रेरणा से वो एक बना है, कश्फ आगमित शोध संस्थान। और जितना गुरु जी का संपर्क है, जितना इनका तनेजा सर का जितना इनका सर्किल है, वो देखिए बिना किसी से बच्चे को अपने बाप की सारी जायदाद मिल जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से सारी जायदाद जो है वो मेरे हवाले कर दी है उन्होंने। और मैं एक बार फिर उनके चरण स्पर्श करना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों उन्होंने अपनी सारी लाइब्रेरी भी मुझको दान दे दी। और वो इतनी किताबें हैं कि मैं 2 महीने से उनको सेट करने में लगा हुआ हूँ। 2 बार ट्रक में भर कर मुझे लानी पड़ी है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहने से रुक नहीं पा रहा। और मैं जो नई हमारी जनरेशन बैठी है सामने, मैं इनको भी ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अब देखिए कि बड़े लोगों के पास रहकर, आम के पेड़ के नीचे झोंपड़ी डालेंगे तो आपको आम में मिलेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। बस काम आपने क्या करना है कि आम के पेड़ के नीचे रहना है। तो
जब भी आप बुजुर्गों के चरण छूकर उन्हें बड़ा मानकर उनके चरणों में बैठेंगे, उपासना शब्द है ना, वो यही है, उप आसना, पास आकर बैठ जाना। गुरु के पास आकर जब आप बैठ जाएंगे तो गुरु में से वो वाइब्रेशंस, वो उनसे वो बूंदे, वो पानी की, वो ज्ञान की आप पर गिरती रहेंगी। अब रश्मि रथी में एक जगह आता है और उसमें वो परशुराम जो है, वो जो कर्ण को सिखा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि बस जब तू सो जाता है तब भी तेरे कान में ज्ञान डालता रहता। बहुत प्रेम था परशुराम को कर्ण के साथ। वो बाद में वो घटना हुई कीड़े वाली और उसने उसे शाप दे दिया, लेकिन प्रेम बहुत करते थे। इतना योग्य शिष्य उन्होंने कभी पाया नहीं था। तो वो कहते थे कि तू इतना अच्छा व्यक्ति है, तू इतना अच्छा शिष्य है कि जब तू सो जाता है तब भी मैं तेरे कान में ज्ञान डालता रहता हूँ। तो ये एक निरंतर प्रोसेस रहती है और मन करता है कि बहुत लंबा समय जो है इसमें बीते। सर कह रहे थे कि मैं 83 का हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो 100 बहुत दूर है सर, अभी 17 वर्ष अब आके 100 नॉट आउट वाला हिसाब किताब चलना है। ये मेरा लालच भी है ये, क्योंकि ये बड़े लोग जब रहेंगे, बीना जी रहेंगी, जब तनेजा सर रहेंगे, तो मेरे आनंद ही आनंद है। जब माँ बाप सर पे बैठे हों तो क्या प्रॉब्लम है, बड़े सर पे बैठे हों तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो ज्ञान भी मिलता है, उनका जो कमाया हुआ, जो उन्होंने सर्किल कमाया वो भी मिलता है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। सारी विरासत उनकी, सारा विरसा जो हमको प्राप्त होता है। तो आज यहाँ मंच पर खड़े होकर मैं इसी तरह से अभिभूत हूँ। मीना जी का भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लगातार इस तरह से वो मौका दे रहे हैं मुझे आने का, मुझे मिलने का, मुझे आगे बढ़ने का। और मैं तनेजा सर के प्रति भी नतमस्तक हूँ। और संपूर्ण रूप से मैं पूरे इस डायलॉग का, जो डायलॉग इतना सार्थक होकर चल रहा है कि हम मानवता की ज्योति जला रहे हैं, मानवता को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये डायलॉग मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, बाहर वाले तो हम लेके जाएंगे ही, और पूरे देश में, पूरे विश्व में ये बात होनी चाहिए, तभी हम एक सार्थक समाज और सुंदर समाज जो है वो सृजित कर सकेंगे। मुझे इतना समय दिया आप लोगों ने, सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।